नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, ईरान जिस तरह से इजराइल पर लगातार धुआंधार धमाकेदार हमले कर रहा है, उससे बहुत सारे लोगों को ये लग रहा है कि ईरान बहुत शक्तिशाली है और वो इजराइल के खिलाफ जिस तरह से उसने प्रदर्शन किया है उसको हराना लगभग असंभव होगा, उसको मिटाना असंभव होगा। और जिस तरह की बातें इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू कह रहे हैं वो एक तरह से हवाई हैं कि रिजीम चेंज कर देंगे, कि अयतुल्ला खामेनेई को एलिमिनेट कर देंगे वगैरह वगैरह। ये सब होता दिख नहीं रहा है। और जिस तरह से ईरान ने पिछले 7 दिनों में बहुत ही भयानक हमले किए हैं, सीमित सैन्य शक्ति के बावजूद, एयर पावर इजराइल की तुलना में कम होने के बावजूद अपनी मिसाइलों से जो खेल किया है, जो नुकसान पहुंचाया है इजराइल को, वो निश्चित रूप से अंडरलाइन करने लायक है। उसको रिकॉग्नाइज करना चाहिए। और जैसे कल ही उसने जिस तरह से तेल अवीव के पास एक बड़े हॉस्पिटल को अपने मिसाइल हमले से नेस्तनाबूद कर दिया, ज़मींदोज़ कर दिया, वो और उसके बाद जिस तरह की प्रतिक्रिया आई इजराइल के नेताओं की तरफ से, वो भी गौर करने लायक है। क्योंकि इजराइल के प्रधानमंत्री ने कहा कि ये बड़ा दर्दनाक है और इसकी कीमत ईरान को चुकानी पड़ेगी, अस्पतालों पर हमले नहीं होने चाहिए। लेकिन यही नेतन्याहू हैं जो 20 महीनों से गज़ा पट्टी में एक भी अस्पताल को नहीं बख्श रहे हैं। पिछले 20 महीनों में वहाँ उन्होंने करीब 450 अस्पतालों या चिकित्सा केंद्रों को ध्वस्त किया है बमों के द्वारा। उन्होंने 36 अस्पताल धराशायी कर दिए हैं और करीब 750 लोगों को इन हमलों में उन्होंने मार डाला है। वो एक तरह से कहना चाहिए बहुत ही बर्बर व्यक्ति हैं और उन्होंने बहुत बर्बर हमले गज़ा पट्टी पर किए हैं। उन्हें राक्षस कहा जाए या ये कहा जाए कि हिटलर के ही एक दूसरे रूप हैं, बल्कि उनको हिटलर अभी टर्की ने कहा भी है। तो वो उस तरह के व्यक्ति हैं और ईरान का जो पूरा व्यवहार है, हमने जो गज़ा पट्टी में देखा है, वो इसी तरह का है। तो उसे तो इस तरह के आंसू बहाने की कोई इजाज़त ही नहीं मिलनी चाहिए, उसको ये छूट मिलनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि उसने बहुत भारी नुकसान पहुंचाया है मानवता को। जबकि ईरान के हमले में 65 लोग घायल हुए हैं, एक भी व्यक्ति की मौत नहीं हुई है। और ईरान का कहना है कि उसने तो जो उस कैंपस से, अस्पताल के कैंपस से लगा IDF का ऑफिस है, वहाँ पर निशाना लगाया था। और ये संयोग है कि वो अस्पताल पर मिसाइल का निशाना लग गया। खैर, ये तो सफाई हर कोई देश देता है कि हमने निशाना कहीं लगाया था और नुकसान हो गया कहीं और ये युद्ध में हो भी सकता है, ये संभव भी है। लेकिन इजराइल को जिस तरह से परेशान कर दिया है, घबराया हुआ है इजराइल, बौखलाया हुआ है, वहाँ की आवाम परेशान है, वहाँ के बंकरों में अब शेल्टर में जगह नहीं है लोगों को सुरक्षा प्रदान करने की। तो स्थितियाँ बहुत विकट हो गई हैं। लेकिन सवाल उठता है कि इजराइल के साथ लड़ना एक बात है, अगर अमेरिका लड़ाई में कूद रहा है, जैसी कि ट्रंप संकेत दे रहे हैं, हालांकि वो फैसला नहीं कर पा रहे हैं और उस फैसला न कर पाने की बहुत सारी वजह हैं। उनमें एक बड़ी वजह ये भी है कि ईरान ने जिस तरह से अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया है, इससे उन्हें लगने लगा होगा कि कहीं ऐसा ना हो कि उस युद्ध में अमेरिका फिर उसी तरह से जाके फंस जाए जैसे कभी अफ़गानिस्तान में फंसा, कभी इराक में फंसा। वो इस तरह से नहीं फंसना चाहते होंगे और ये उनके लिए राजनीतिक रूप से भी हाराकिरी साबित हो सकता है। लेकिन सवाल उठता है कि अगर अमेरिका का डीप स्टेट उसके पीछे पड़ जाए, वहाँ की ज्यूस लॉबी, वहाँ की CIA, वहाँ के जो वॉल स्ट्रीट के थैली शाह हैं वो पीछे पड़ जाए, तब क्या करेंगे? और हथियारों की इंडस्ट्री पीछे पड़ जाए, तब वो क्या करेंगे? तब तो उन्हें कोई फैसला लेना पड़ेगा। और अगर वो फैसला लेते हैं और अमेरिका युद्ध में दाखिल होता है, तब ईरान किस तरह से लड़ेगा? क्या ईरान के पास इतनी शक्ति है कि अमेरिका का मुकाबला कर सके? अगर आप सीधे शब्दों में जानना चाहेंगे और आप कोई भी आसानी से ये
आकलन कर सकता है कि वो अमेरिका से टक्कर नहीं ले सकता है, लेकिन अमेरिका को परेशान ज़रूर कर सकता है और बुरी तरह से परेशान कर सकता है। तो एक बार जायज़ा लिया जाए कि आखिरकार ईरान ऐसे कौन से उसके हाथ में रणनीति है, ऐसे कौन से हथियार हैं, ऐसी कौन सी सेना है और जिससे वो अमेरिका के लिए भी परेशानी खड़े कर सकता है और अमेरिका को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। तो इसमें कुछ पॉइंट्स मैं आपसे के सामने रख रहा हूँ। एक तो ये है कि जो ईरान की जो इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड, जिसको IRGC कहते हैं, वो बहुत ही शक्तिशाली सैन्य इकाई है। वो गुरिल्ला वार में भी ट्रेंड है और जो प्रॉक्सी वार हैं, अपने प्रॉक्सी जो संगठन खड़े किए हैं उनके ज़रिए भी लड़ने में माहिर है और मिसाइल हमलों में भी माहिर है। इसकी एक समूह है, प्रॉक्सी समूह है कुद्स फोर्स, वो उसको सारे प्रॉक्सी समूहों को नियंत्रित करती है। और ईरान का आप जानते हैं कि प्रॉक्सी का एक बड़ा नेटवर्क है उस पूरे इलाके में। उसके पास कई ऐसे प्रॉक्सी समूह हैं, ग्रुप हैं, जैसे एक लीजिए हिजबुल्लाह जो लेबनान से संचालित करता है और जिसके पास माना जाता है कि 1 लाख से भी ज़्यादा रॉकेट हैं और उसके पास प्रशिक्षित लड़ाके हैं जो इजराइल और अमेरिकी ठिकानों को निशाना बना सकते हैं। अभी तक हिजबुल्लाह हो, हमास हो या फिर ह्यूती हो, किसी ने भी आक्रमण नहीं किया है, न तो अमेरिकी ठिकानों पर और न ही इजराइल पर। इजराइल पर हिजबुल्लाह ने छोटे मोटे हमले किए हैं, लेकिन अभी उस तरह के हमले नहीं किए हैं। तो ये एक उसकी बड़ी ताकत है। हालांकि इजराइल ने हिजबुल्लाह पर लंबे समय तक आक्रमण किए हैं, उसको कमज़ोर कर दिया है और हमास भी बहुत कमज़ोर हो चुका है। तो ये प्रॉक्सी समूह ईरान की कितनी मदद कर पाएंगे, कितना उनमें ताकत बची है, ये देखने वाली बात होगी। तो एक हिजबुल्लाह है, दूसरा हूती विद्रोही हैं जो कि यमन में हैं और वहाँ से वो सऊदी अरब के ठिकानों पर हमला कर सकते हैं। लाल सागर में, रेड सी में जो जहाज़ होते हैं उन पर आक्रमण कर सकते हैं और कुछ दूसरे अरब देशों के ठिकानों पर भी ड्रोन और मिसाइल हमले करने में सक्षम है। वो अमेरिका के सैनिक अड्डों पर भी हमला कर सकते हैं। फिर शिया मिलिशिया है जो इराक और सीरिया में है। इन 2 देशों में भी शिया संगठन हैं, प्रॉक्सी हैं, जो इराक में अमेरिकी ठिकानों पर हमला कर सकते हैं, जैसा कि 2020 में उन्होंने किया भी था। अब अगर ये होता है, ईरान निश्चित रूप से चाहेगा कि युद्ध का दायरा फैल जाए, चारों तरफ फैल जाए, ये ईरान सेंट्रिक न रहे, ये सारे प्रॉक्सीज युद्ध में लग जाएं, तो अमेरिका, इजराइल, अमेरिका के मित्रों को कई मोर्चों पर एक साथ लड़ना पड़ेगा। ये लड़ाई भी उनके लिए कोई बहुत कठिन लड़ाई नहीं होगी, लेकिन वो इतने पैमाने पर उनको अपने रिसोर्सेज लगाने पड़ेंगे, इतनी रिस्क लेनी पड़ेगी कि पता नहीं कब कहाँ कौन से प्रॉक्सी समूह उसको किस तरह का नुकसान पहुंचा दे। और अगर बड़े पैमाने पर उसके सैनिक मारे जाएंगे तो ये एक बड़ा अमेरिका में हंगामा खेज मसला हो सकता है, क्योंकि अमेरिका में सबसे ज़्यादा हंगामा होता है जब बॉडी बैग्स पर पहुँचते हैं अमेरिकन सैनिक के, और फिर किसी भी राजनीतिक दल को या नेता को जो सत्ता में है उसके लिए मुश्किल खड़ी हो जाती है। फिर जैसा कि हम देख ही रहे हैं कि ईरान की ताकत है मिसाइलें और ड्रोन, इन दोनों के बल पर उसके पास बैलिस्टिक मिसाइलें कम से कम नहीं तो 3000 के आसपास बताई जाती हैं और बहुत ही उन्नत किस्म के ड्रोन उसने खुद डेवलप किए हैं, जो कि उसने रूस को भी दिए थे, जिसका इस्तेमाल उसने यूक्रेन वॉर में किया है। तो ये दोनों उसकी हथियारों के स्तर पर देखें तो बहुत बड़ी ताकत है। उसके पास फतह 110 मिसाइलें हैं जो छोटी दूरी की सटीक मिसाइलें हैं। फिर शहाब 3 है, 2000 किलोमीटर तक की रेंज पर हमला कर सकती, इसमें इजराइल भी हैं और खाड़ी के देश हैं वो भी उसके निशाने में आते हैं। और फिर हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं जिसने अभी अस्पताल में भी हमला किया, उसके पहले हाइफा बंदरगाह पर हमला किया, उसके पहले
इजराइल के रक्षा मंत्रालय पर हमला किया। तो कई बड़े हमले हाइपरसोनिक मिसाइलों से किए गए हैं और ये अच्छी से अच्छी रक्षा प्रणाली को भेज सकती हैं। ये हमने देख लिया है किस तरह से इजराइल की सारे डिफेंस सिस्टम को उसने बर्बाद कर दिया या भेद करके वो हमला करने में कामयाब रही है। तो ये फिर ड्रोन हैं जो कम लागत वाले ड्रोन हैं, जैसे शाहेद 136 जो कि रीजनल सेंटर पर छोटे छोटे ठिकानों पर हमला कर सकते हैं। तो मिसाइलें और ड्रोन ये सबसे बड़ी ताकत है ईरान की सेना की। तीसरा है बल्कि नौसैनिक और समुद्री ताकत। ईरान की एक अच्छी खासी बड़ी नौसेना है, ताकतवर नौसेना है, ट्रेंड नौसेना है, इक्विप्ड नौसेना है और वो बहुत कुछ कर सकती है। जैसे होर्मुज जल डमरू मध्य पर उस इलाके में वो सेना जो है, एक तो उसको होर्मुज जल डमरू मध्य को रोक सकती है जहाँ से 20 से 30% तेल दुनिया का गुजरता है हर रोज़, और अगर उसको रोक दिया तो पूरी दुनिया में जो तेल की सप्लाई है वो बाधित हो सकती है। वहाँ उसने वो बारूदी सुरंगें भी बिछा सकता है और जो बोट्स हैं, तेज बोट्स हैं, उनका इस्तेमाल कर सकता है और जो तट से समुद्र पर मिसाइलों का हमला भी कर सकता है। उसके पास नूर और कादिर मिसाइलें हैं जिनसे वो हमला कर सकता है। तो ये एक बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है। फिर IRGC नौसेना है, छोटी तेज नौकाएं हैं, उसके पास पनडुब्बियां भी हैं, फतेह और क्लास नाम की गुरिल्ला शैली में ये हमला करने में सक्षम है। इसका असर, जैसा कि मैंने बताया, कि पूरी तेल की सप्लाई को प्रभावित कर सकता है और जिससे अमेरिका पर इनडायरेक्ट दबाव बढ़ेगा कि वो युद्ध को रोके। चौथा है ईरान की जो जियो पोजिशनिंग है, भौगोलिक स्थिति है और जो उसकी आबादी है, पॉपुलेशन, वो भी उसकी एक बड़ी ताकत है। अगर भूभाग के हिसाब से देखें तो ईरान का पहाड़ी और रेगिस्तानी भूभाग किसी भी सेना के लिए आक्रमण को मुश्किल बनाता है और महत्वपूर्ण सैन्य और परमाणु सुविधाएं भूमिगत बंकरों में हैं। उसकी जो जैसा कि आप जानते हैं कि परमाणु बम बनाने की या परमाणु ऊर्जा बनाने की उसकी सारी संयंत्र या स्ट्रक्चर जो है वो ज़मीन से 60-80 फीट नीचे हैं। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि इजराइल चाहता है कि अमेरिका बंकर बस्टर विमानों से हमला करे ताकि इन बंकरों को तोड़कर उसमें उसके परमाणु ठिकानों को नष्ट किया जा सके। लेकिन ये भी एक रिस्की है, इसीलिए शायद ट्रंप उलझे हुए हैं कि करें या न करें। फिर जो जनसंख्या ईरान की है वो 9 करोड़ के आसपास है। उसके पास लाखों मिलिशिया हैं और लंबे समय तक वो गुरिल्ला वारफेयर में लड़ने में सक्षम हैं। तो अगर ये एयर अटैक के बाद अमेरिकी सेना या इजरायली सेना या मित्र देशों की उनकी सेना दाखिल होती है तो उन्हें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा जो कि इराक में नहीं करना पड़ा था। तो ये एक बड़ा संकट है उसके सामने। और इन हमलों से अफ़गानिस्तान और इराक जैसे आक्रमणों की तरह ईरान में ज़मीनी युद्ध बहुत ही महंगा और लंबा खिंच सकता है। तो अगर ट्रंप साहब ये हिम्मत जुटाएंगे हमला करने की और ईरान में दाखिल होने की कोशिश उनके दिमाग में होगी तो वो वहाँ जाकर निश्चित रूप से फंस सकते हैं। पांचवा है कि साइबर युद्ध क्षमता में भी ईरान कोई फिसड्डी नहीं है। उसके पास उसकी उन्नत टेक्नोलॉजी है। 2012 में सऊदी के जो तेल रिफाइनरी, बड़ी रिफाइनरी है आरामको, उस पर हमला इसी ज़रिए से किया गया था और इस साइबर अटैक के ज़रिए वो इज़राइल, अमेरिका और उसके मित्र देशों के ऑपरेशन को कई तरह से प्रभावित कर सकता है। उनके देशों में कुछ गड़बड़ियां खड़ी कर सकता है जिससे परेशानी पैदा हो सकती हैं।
फिर डिप्लोमेटिक और जो रीजनल लेवल के फैक्टर्स हैं वो किस तरह से काम करेंगे ईरान के पक्ष में, ये भी देखने की ज़रूरत है। रूस ने आज ही चेतावनी दी है इजराइल को, उसको कंडेम किया है। चीन ने तो साफ साफ कह दिया है कि तुरंत युद्ध विराम होना चाहिए, इजराइल को भी सीधे धमका दिया है और ये मैसेज डोनाल्ड ट्रंप तक भी गया है। तो चीन और रूस बेशक सीधे तौर पर युद्ध में शामिल न होने जा रहे हों, लेकिन वो कूटनीतिक स्तर पर और आर्थिक स्तर पर और तेल के व्यापार में इस तरह से बहुत सारे मोर्चों पर यूएनएससी में वीटो कर सकते हैं और ईरान को उत्तर कोरिया से हथियार भी मिल सकते हैं। हो सकता है कि परमाणु टेक्नोलॉजी, परमाणु बम बनाने की टेक्नोलॉजी मिल जाए और मिसाइल की टेक्नोलॉजी तो मिल ही रही है। माना जाता है कि उत्तर कोरिया उसे लगातार ये प्रोवाइड कर रहा है। जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस कहा जाता है ईरान का, जिसमें हिजबुल्लाह, हूती और हमास शामिल हैं, वो पूरे इलाके में जो अस्थिरता पैदा करेंगे उससे निपटना बहुत बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि जो अरब देश हैं उनमें भी बड़े पैमाने पर दिक्कतें खड़ी हो सकती हैं। अगर ईरान में बहुत ज़्यादा हमले हुए तो इन देशों की जो जनता है वो भी विद्रोह कर सकती है, वो भी सड़कों पर उतर सकती है और साथ में ये जो संगठन हैं, प्रॉक्सी संगठन हैं या एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस जिसको ईरान कहता है, वो भी इसमें एक भूमिका अदा कर सकते हैं। अब इन सब के बावजूद ये स्ट्रेंथ हैं ईरान में, लेकिन अगर अमेरिका से तुलना करें, अमेरिका की वायुसेना से, अमेरिका की तकनीकी श्रेष्ठता से, उसके पास जिस तरह के B-2 बम्बर हैं, GBU-57A बम्बर हैं, ईरान की पारंपरिक सैन्य क्षमता से वो कहीं भी अधिक हैं, ज़्यादा हैं। ईरान को उससे मैच करने में बहुत प्रॉब्लम आ सकती है और उस सूरत में अगर मान लीजिए कि अमेरिका एक छोटे से अंश कार्रवाई करने की सोचता है तो युद्ध हफ्ते से 15 दिन 20 दिन चलेगा, लेकिन अगर बड़ी कार्रवाई करने की सोचता है तो ज़्यादा से ज़्यादा ये माना जा रहा है 2 से 3 महीने तक ये युद्ध ईरान लड़ सकता है। ईरान मतलब ईरान की सरकार के मातहत। बाकी गुरिल्ला वारफेयर में हो सकता है कि वो 6 महीने साल भर तक खिंचता रहे, लेकिन ये जो तुरंत वाली जंग होती है वो बहुत लंबी नहीं खींच पाएगा ईरान, ये तय माना जाना चाहिए। ये अमेरिकी फ़ौज या अमेरिका और नाटो देशों की फ़ौज बार बार युद्ध के मैदान में अपनी श्रेष्ठता साबित कर चुकी है और ईरान कोई उससे अलग नहीं होगा। ईरान पुराना देश है, उसकी अपनी एक सिविलाइजेशन है, उसका अपना एक अनुभव है। मतलब आयतुल्ला अली खामेनी के नेतृत्व में और उसके पहले आयतुल्ला खमैनी के नेतृत्व में पिछले लगभग 40-50 सालों से ईरान युद्धरत है। इराक के साथ भी युद्ध लड़ा उसने, फिर उस इलाके में तरह तरह के युद्ध वो लड़ता रहा है, सीरिया में, इराक में, और उसके प्रॉक्सी संगठन लड़ते रहे हैं, तो उसको युद्ध का बहुत अनुभव है। वहाँ की जनता भी युद्ध की अभ्यस्त हो चुकी है, तो उसके लिए कोई युद्ध नया या डरावनी चीज़ नहीं होगी। वो उसमें सहजता के साथ दाखिल हो सकते हैं, लेकिन नुकसान कितना होगा, तबाही कितनी होगी ईरान की। आप जानते ही हैं कि किस तरह से अमेरिकी फ़ौजों ने इराक में 10 लाख से ऊपर इराकियों को मार डाला। उसमें बच्चे भी हैं, उसमें औरतें भी हैं, बुज़ुर्ग भी हैं, सब हैं, सबको निशाना बनाया, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया लोकतंत्र लाने के नाम पर। और इराक अभी तक अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाया है, वहाँ अभी भी अस्थिरता है, वहाँ अभी भी अमेरिकी सेना मौजूद है अपना ठिकाना बनाकर। तो इराक वाली स्थिति में कहीं ईरान न पहुंच जाए, ये ध्यान में रखना होगा। इसलिए अंत में ये कहना ज़रूरी हो जाता है कि युद्ध को टाला जाना चाहिए। ईरान के लिए ये युद्ध आत्मघाती हो जाएगा, उसे अपनी अकड़ में नहीं रहना चाहिए।
ये समझना चाहिए कि उसका मुकाबला, उसकी लड़ाई किससे है। जब तक इजराइल से थी बिल्कुल ठीक था, उसने उसे सबक भी सिखाया, एक मैसेज भी दे दिया, दुनिया को भी पता चल गया कि ईरान कोई छोटी मोटी ताकत नहीं है जिसे जब चाहे डरा धमका कर चुप किया जा सकता हो। लेकिन अगर इतने सारे देशों के साथ उसे लड़ना पड़ा और रूस और चीन उस तरह से मदद को नहीं आए तो उसका बहुत ही बुरा हाल हो सकता है। इसको अवॉइड करना चाहिए और कोशिश ये करना चाहिए कि किसी भी तौर पर कोई समझौता, कोई युद्ध विराम हो जाए, और जिसके लिए रूस और चीन लगातार कोशिशें कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि सऊदी अरब को भी इसमें शामिल किया जा रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि ट्रंप खुद भी नहीं चाहते कि बड़ा युद्ध हो और अमेरिका उसमें फंसे, क्योंकि वो चुनाव ही ये कह के जीत कर आए हैं कि मैं युद्ध में अमेरिकी सैनिकों को बाहर इन्वॉल्व नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन ट्रंप पर डीप स्टेट का इतना दबाव है कि वो क्या करने को मजबूर कर दिए जाएंगे ये कहना मुश्किल है, और इजराइल को बचाने के लिए भी वो उन्हें आगे आना पड़ सकता है। तो अब देखना है कि अगले 3, 4, 5 दिन में किस तरह से चीज़ें अनफोल्ड करती हैं। लेकिन ईरान के लिए थोड़ा लचीलापन दिखाना ज़्यादा बेहतर होगा, बजाय इससे कि अपने से कई गुना बड़ी ताकत के साथ भिड़कर अपने को ख़त्म कर लेना। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।